संस्कृत है 9th क्लास का, इसमें सीबीएसई और यूपीएससी दोनों है। अभी पढ़ा है आपको हम विसर्ग संधि, कल कुछ नियम बताए हैं विसर्ग संधि का। इसमें दिया कि यदि विसर्ग के बाद कोई सकार आवे तो विसर्ग का वही सकार होता है। सकार का अर्थ होता है सौ, यानी सौ जो है वह 3 तरह के स्वर होते हैं, एक दंत स्वर, एक तालव्य स्वर और एक मूर्धन्य स्वर। जिसमें दंत स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर हमने लिखा है कि सकार, तो सकार आवे तो यहाँ पर ये है कि विसर्ग का वही सकार होता है। वही सकार का अर्थ हुआ कि यदि विसर्ग के बाद जो भी स्व आता है, जैसे यहाँ विसर्ग के बाद तालव्य स्वर आ चुका है, जब तालव्य स्वर आ चुका है तो जब इसकी संधि होगी तो इस विसर्ग के स्थान पर इसी का तालव्य स्वर आधा होगा। जैसे दुर्धन शासन हुआ तो देखिए इसी स्व का आधा तालव्य स्वर हुआ, दुशासन हो जाएगा। यानी विसर्ग के बाद जो भी स्व आएगा उस स्व के बाद जब उसकी संधि होगी तो संधि के समय वो विसर्ग उसी स्व में बदल जाएगा। यानी जो विसर्ग के बाद जो स्वर आता है उसी का आधा स्वर होगा। यदि विसर्ग के बाद दंत स्वर होता है तो दंत स्वर आधा होगा, यदि विसर्ग के बाद मूर्धन्य स्वर आधा होता है तो मूर्धन्य स्वर आधा होगा। क्या ध्यान देना है? तो दुर्धन शासन, दुशासन, निधन संदेह, निस्संदेह। देखिए यहाँ पर हमने दिया है विसर्ग के बाद दंत स्वर यहाँ दिए हुए हैं, विसर्ग के बाद यहाँ दंत स्वर दिया है, निधन संदेह बन गया निस्संदेह। ये स्पष्ट हो गया। अब यहाँ ये देखना है कि स्पष्ट हो गया, जब विसर्ग के बाद कोई भी सकार आता है तो विसर्ग के बाद वही सकार होगा। माने जो स्वर है दंत स्वर हो या तालव्य स्वर हो या मूर्धन्य स्वर हो वही स्वर होता है। जैसे हमने उदाहरण भी दे दिया है कि दुर्धन शासन, दुशासन, यानी इस स्वर के बाद ये तालव्य स्वर है इसलिए विसर्ग जगह पर आधा तालव्य स्वर होगा, तो यहाँ हो गया है दुशासन। फिर दिया हमने निधन संदेह, तो निधन संदेह दिया तो यहाँ पर निसंदेह, निसंदेह यहाँ पर नि हो गया और यहाँ पर ये जो है ये दंत स्वर हुआ, इस दंत स्वर का आधा हो गया तो निसंदेह। स्पष्ट हो गया। इसके बाद चौथा नियम है कि यदि विसर्ग के बाद र आवे तो विसर्ग के पूर्व का प्रथम स्वर दीर्घ हो जाता है। इसको समझिए, यदि हम संधि विच्छेद करके यानी विच्छेद क्या हुआ यदि हम संधि बनाते हैं तो यदि कहता है कि विसर्ग के बाद जो र आता है, यदि यह र आ जाए विसर्ग के बाद तो क्या करेंगे, पूर्व का प्रथम स्वर दीर्घ हो जाता है। तो पूर्व का प्रथम स्वर का अर्थ हुआ, जैसे यहाँ देखेंगे निधन रौ, विसर्ग के बाद आता है र। देखिएगा हमने नियम में भी लिखा है विसर्ग के बाद र आता है, तो विसर्ग के बाद यहाँ र आ रहा है, निधन रौ होगा तो बनेगा नीरव, क्योंकि विसर्ग के बाद र है। और जब इसकी संधि होगी, जब ये मिलेगा तो यह हर्ष जो है यह बदलेगा आपको दीर्घ, तो निधन रौ होगा तो बनेगा नीरव। फिर दुर्धन राजा, जब इसको बनाएंगे है ना, तो यहाँ देखिए दुराजा दिया है और ऐसे भी यहाँ पर हो सकता है ये, जैसे यहाँ दे दिया कि दुर्धन राजा, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम, जब इसकी संधि करेंगे तो ये विसर्ग की जगह पर ये कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ये हर्ष जो है दीर्घ बदलेगा, दुराजा हो गया, दुराजा ऐसे बोलेंगे, दुराजा ऐसे हो जाएगा ये। तो इस तरह से चौथा नियम है कि यदि विसर्ग के बाद र आवे तो विसर्ग के पूर्व का प्रथम स्वर दीर्घ हो जाता है। यथा निधन रव बनेगा नीरव, दुर्धन राज बनेगा दुराज। नियम चौथा है, ध्यान देने की जरूरत है।
यदि विसर्ग के पूर्व अ अथवा आ को छोड़कर कोई स्वर आवे तो विसर्ग का र हो जाता है, यथा निर्धन उपाय निरुपाय। अब ये समझिए, चौथा नियम ये है कि यदि विसर्ग के बाद, यानी विसर्ग के बाद, इस विसर्ग के बाद यदि कहा है कि यदि विसर्ग के बाद अ या आ को छोड़कर, यानी विसर्ग के बाद न अ हो और न आ हो, इसको छोड़कर कोई भी शब्द आएगा, कोई भी गुण आता है, तो जब इसकी संधि होगी तो यह क्या होगा, ये विसर्ग बदलेगा र में। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि निधन उपाय, यहाँ हो गया निरुपाय। कैसे हुआ, तो निह में यहाँ विसर्ग हो गया, तो जब इसको बनाएंगे तो विसर्ग के जगह पर जब ये र होगा तो नीर और उपाय होगा। आप फिर क्या करेंगे, नीर में यह ऊ जाकर मिलेगा, क्योंकि कहीं भी स्वर जाकर के मिलता है व्यंजन से। स्वर को उच्चारण के लिए स्वतंत्र है ना, लेकिन वह जब व्यंजन के साथ मिलता है तो उसका स्वरूप उसके अनुसार अपने को बदल देता है। तो यहाँ हमने दे दिया है कि निधन उपाय निरुपाय। एक बार फिर समझिए, इसको ऊपर से बता रहे हैं। यदि विसर्ग के बाद कोई सकार आता है, सकार समझिए गमस्व तलावेश्वर मूर्धन्यस्व आता है, तो विसर्ग का वही सकार होता है। जैसे यथा दुर्धन शासन, यानी विसर्ग के बाद जो भी सकार है इसी का सकार आधा होगा, तो दुशासन हो गया, आधा तलावे से यहाँ दे देंगे, यहाँ दे दिया हमने। फिर निधन संदेह, जब इसकी संधि करेंगे तो इस विसर्ग की जगह पर फिर क्या होगा, इसी स्व का आधा हो जाएगा, तो निसंदेह। चौथा नियम है, यदि विसर्ग के बाद र आवे तो विसर्ग के पूर्व का प्रथम स्वर दीर्घ हो जाता है, यथा निधन रव निरव दुर्धन राज दुराजह। नियम चौथा, यदि विसर्ग के पूर्व अ अथवा आ को छोड़कर कोई स्वर आवे तो विसर्ग का र हो जाता है। हमने एक इसका उदाहरण आपको दे दिया है, जैसे विसर्ग के बाद ओ न हो, अ हो और न आ हो, ये दोनों को छोड़कर के कोई भी शब्द आता है, तो जब उसकी संधि करेंगे, जब उसकी संधि होगी तो वह विसर्ग बदलेगा तो र में। जैसे यहाँ दे दिया है निधन उपाय बन गया निरुपाय। ये कैसे बनेगा, तो निध और उपाय होगा, जब विसर्ग हो गया तो निर्धन उपाय होगा, और ऊ जो है ये स्वर है, तो स्वर जो है वह अलग कहीं किसी शब्द में नहीं बोलता है, तो वह जाकर के मिलेगा आपको व्यंजन से, निरुपाय बनेगा निरुपाय। इस तरह से हमने 1, 2 और 3, ये चौथा नियम है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, है ना, ये जो है पांचवा नियम हो गया, ये पांचवा ध्यान देंगे, ये पांचवा नियम हो गया। तो ये आप अपनी किताब में जो संस्कृत दिया हुआ है, सभी 9th के क्लास के जितने छात्र हैं, ये जो दिया हुआ है, इसी आधार पर आप अपना जो है बनाएंगे। 2, 4 इसमें का 5 उदाहरण भी आप बना सकते हैं।